सो डेफिनेशंस, जैसा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में हमने कल शुरू किया हुआ था, और नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया, और उसके रिगार्डिंग हमने डेफिनेशंस को भी आइडेंटिफाई किया, और अलग अलग जगह के हिसाब से उसके नाम को डिफाइन किया गया है, लेकिन काम वही है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीटी एंड द एनडीटी। और बेसिकली मैकेनिकल फेलियर को होने से पहले आइडेंटिफाई करने के लिए, और बोले तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में यूज़ करने के लिए हम एनडीटी को परफॉर्म करते हैं। सो देयर आर द वेरियस काइंड ऑफ एनडीटी टेस्ट दैट वी आर यूटिलाइजिंग, मीन्स द अल्ट्रासोनिक, एडी करंट, विजुअल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेजर टेस्टिंग, रेडियोग्राफी, right? So that is a magnetic particle, acoustic emission, thermal infrared, vibrational analysis, liquid penetration test and leak testing. Okay, so these are the basic type of a test that utilizing for identification of that particular kind of problem which will occur, maybe occur in the material. So in that scenario we will just focusing on the few important one which are very much utilizing that, like your visual inspection, ultrasonic, radiography, magnetic and liquid penetration test. So these all are the major and important kind of NDT method, and the very common methods which are utilizing for examination of the non-destructive evaluation. So for that scenario we are basically utilizing this, and one by one we will discuss all these things. So that the point which I always reminding you, or which I always repeating, that the NDT does not permanently alter the article that is being inspected, means as compared to the DT. मतलब जो भी बनावट है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की या मटेरियल की, वो उसको बदलाव नहीं करता है, राइट? जैसा है एज इट इज़ रहेगा, बस उसको चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इंटरनली क्रैक्स और फ्लॉज को चेक करने के लिए हम एनडीटी मेथड को यूज़ करते हैं, और जिसमें वो बिना तोड़े ही मटेरियल को यूटिलाइज किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी हाईली वैल्यूएबल टेक्निक दैट सेविंग द बोथ द मनी एंड द टाइम in the product evaluation and the troubleshooting in the research as well. So these all three aspects to be covered in this particular NDT, and by which the productivity, or you can say the quality of the product or the life of the product is to be maintained. तो जो पर्टिकुलर एनडीटी मेथड है, इस ये बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है, और इसके वजह से प्रोडक्ट का इवेल्युएशन और सही समय पे हो सकता है, जिससे कि टाइम और समय की बचत होती है, और प्रोडक्ट की लाइफ को भी हम आइडेंटिफाई एक्चुअल में कर पाते हैं कि कितने देर तक और ये सस्टेन कर पाएगा या चल पाएगा, या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग ट्रबल शूट करके, मतलब उसको ओवरकम करके उसको हम बेहतर कर सकते हैं। और रिसर्च बेस में भी तरह तरह के मटेरियल के अंदर अगर लोडिंग लग रही है तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको भी डे बाय डे हम लेबोरेटरी में जब एग्जामिन करते हैं तो ये एनडीटी मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर द 6 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एनडीटी मेथड, जो कि हमने पहले भी बात किया था। दैट वाज द विजुअल टेस्टिंग, द वेरी वन एंड द वेरी सिंपल वन that utilizing with the by the naked eyes or by the some kind of a magnifying glasses. तो ये जो विजुअल टेस्टिंग है बेसिकली ये बहुत ही कॉमन तरह की टेस्टिंग है, और बहुत ही स्पेशलाइज मतलब बहुत ही कहे तो प्रिसीजन वाली बात है बेसिकली, और इसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव से लाइफ, मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस है बेसिकली उसके काम करने का, अनुभव का वर्ड तो मतलब दूसरा होता है, लेकिन ये जो उसके काम करने से जो उसको सीख मिली है उसको विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू वो इजीली चेक कर सकता है। और नॉन स्किल पर्सन को भी दिया जा सकता है ये काम, लेकिन जब बहुत ही बारीकी की बात होती है तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट बन के रेडी होता है तो उसको विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, नेकेड आइज से देखते हैं, या फिर कैमरे को वो ले जाके अगर कोई इंटरनल जैसे पाइप है, पाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, पतला पाइप है उसके अंदर हम अपना आँख तो घुसा नहीं सकते,
क्या अंधेरा होता है उस जगह पे, तो क्या करेंगे हम, एक कैमरे को वायर के थ्रू अंदर ले जाएंगे और उसको मॉनिटर पे देखेंगे, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो पाएगा कि मटेरियल का ऊपर का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कोई बनावट में दिक्कत आई है कि नहीं आई है। तो इस तरह की चीज़ों को हम विजुअल टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। And then another one is the dye penetration test, eddy current, magnetic particle radiographic and ultrasonic test. So in the dye penetration and the liquid penetration test, as it is clear from its name, ये अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है कि इसमें डाई को यूज करते हैं। डाई एक तरह से इंक की तरह हो गया, स्याही की तरह हो गया, या लिक्विड होता है कोई तरह का केमिकल होता है जो विस्कस होता है बेहतर, और जिसकी फ्लूडिटी अच्छी होती है, जो पतले से पतले जगह पे भी, या बोले तो क्रैक, जो छोटे से छोटे भी क्रैक होते हैं उन जगहों पे इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, घुस सकता है। मतलब पेनिट्रेट का मतलब घुसना। तो कहाँ घुसेगा वो? लिक्विड पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जहाँ पे क्रैक होगा, तो क्रैक वाले एरिया में वो पेनिट्रेट कर जाएगा। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देन एडी करंट टेस्ट, जिसमें हम एडी करंट को यूज करते हैं और पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर लॉसेस को हम आइडेंटिफाई करके हम मटेरियल के ऊपर टेस्ट करते हैं। देन द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, मैग्नेटाइज करके हम मटेरियल को, और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है ओनली फॉर द फेरस मटेरियल। एंड देन द रेडियोग्राफी एंड द अल्ट्रासोनिक। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन द डिटेल। So basically, all the component have some kind of applications. तो application जो है कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री में, तरह तरह की इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज वेरी बेसिकली यूटिलाइजिंग इन द फॉरेंसिक इंजीनियरिंग। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग वो सूक्ष्म लेवल पे जो जानकारी लेते हैं वहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जाता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वहाँ पे पाइप होती है, ठीक है, वहाँ पे तरह तरह के पाइप की ज्वाइंट्स होती है, वेल्डिंग होती है, वहाँ पे उसको हम लोग यूज़ करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइजेशन होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जब हम हवाई जहाज़ को बनाते हैं, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट को इकट्ठा करके जोड़ते हैं, या फिर उसके विंग को बनाते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे उसको यूटिलाइज करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, एंड आर्ट्स एंड सो ऑन। सो ये हर एक जगह पे इसको हम यूटिलाइज करते हैं। सिनारियो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका वही है। सो इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द मेडिकल इमेजिंग। जो हम लोग रेडियोग्राफी की बात करते हैं, वो बेसिकली इस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का ही एक पार्ट है। दैट इंक्लूडिंग द इकोकार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफी, and medical ultrasonography and the digital radiography. So these ultrasonography and radiography and echocardiology, cardiography, these all are the part of the non-destructive testing. And how they are different from their working, तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के इंजीनियरिंग फील्ड में और मेडिकल और आर्ट के फील्ड में यूटिलाइज करते हैं। अंतर क्या होता है? जस्ट इसकी जो इंटेंसिटी होती है उस एनर्जी की, उसको कम और ज़्यादा करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। ह्यूमन बॉडी में उसको इम्पिंट कराना होता है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मटेरियल के अंदर या मटेरियल के अंदर चेक करना होता है, उस एनर्जी का लेवल डाउन करके हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, एक ही सिनारियो से काम करता है। सो दीज आर द बेसिक कंपेरिजन, दैट इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड, and these all are related to that particular at various kind of their parameters, or you can name that comparison by the importance and the working of that particular। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टेस्ट लिखा हुआ है, देन मटेरियल्स लिखे हुए हैं, किन मटेरियल के ऊपर ये फिजिबल है, क्या टेस्ट की स्पीड है, और लिमिट्स क्या है इसके, मतलब लिमिटेशंस क्या है, किन सरफेसेस पे ये सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता है, और इसके यूज होने से क्या इन्वायरमेंट पे और जो उसको यूज कर रहे हैं उसको क्या अंतर पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रखी हैं। सेटअप को लगाने में क्या टाइमिंग है,
वो सारा कुछ डिटेलिंग आप यहाँ पे वन बाय वन आप इस पर्टिकुलर डिटेल में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में कितने बड़े लेवल पे हर एक मटेरियल के ऊपर और कुछ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स के ऊपर काम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो इसके टेस्ट है वो हैजार्डस नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ जो है वो पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ को लेके भी मतलब हम उसको कॉन्शियसनेस को एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में अवेलेबल है। जैसा कि आप अल्ट्रासोनिक में देख सकते हैं कि यह किन किन मटेरियल के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मटेरियल अगर कहें तो बेसिकली पॉलीमर इसमें नहीं इंक्लूडेड दिख रहा है। So these are the basic differences. So these are the steel, alloy, other metals and the composites. So composite is the combination of the different materials, right? Like you adding the metals and the polymer in that and creating a kind of a composites. So in that particular material we can observe by the ultrasonic, and the examination time is very fast, but their limitation is that if it is stuck with the rough surfaces, पोर सर्फेसेज और ओवर थिक मटेरियल जिनके ऊपर कोई गंदगी लगी हुई है, कोई लेयरिंग लगी हुई है, पेंट लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि जो अल्ट्रासोनिक है मतलब रेडियो जो साउंड वेव है वो सही से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इस चक्कर में उस सरफेस को क्लीन करना होता है, तो वो ये प्रॉब्लम भी ओवरकम हो सकती है। और चूंकि ये साउंड वेव है तो उतना हैजार्डियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं। एंड द सेटअप इज़ वेरी फास्ट, ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं होता है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। और एक जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आला लगा के आपके सीने को चेक करता है कि धड़कन कैसे चल रही है, उसी तरीके से इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है जो मटेरियल के अंदर क्या चल रहा है उसमें साउंड वेव को भेज के उसका विजुअलाइजेशन करता है। तो इसी तरीके से बाकी सब भी टेस्ट जो है वो अलग अलग तरह के आइडेंटिफिकेशन को बताते हैं। सो फॉर दैट वी आर नाउ प्रोसीडिंग फॉर द फर्स्ट आवर वेरी फर्स्ट एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ टेस्टिंग, दैट इज द विजुअल इंस्पेक्शन। एज यू कैन सी इन द फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ही बारीकी से हर एक पार्ट को, कितने एग्जामिनेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हर एक कोने को कितनी बारीकी से डिफाइन कर रहे हैं। ये विजुअल एग्जामिनेशन है, नेकेड आइज से इसको एग्जामिन करते हैं और ये स्किल्ड लेबर के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। So that the particular most common and the most powerful mean of non-destructive testing, and this testing basically require the adequate illumination, means the test surface and proper eyesight of the tester. सो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि ये जहाँ भी विजुअल इंस्पेक्शन होगा वहाँ पे लाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए कि हर एक कोने में वो लाइट पहुँच सके और जो देखने वाला है उसका आई साइट जो है वो बेहतर हो, जिससे कि वो हर एक बारीकी को सही से एग्जामिन कर सके। तो ये थोड़ी सी प्रिसीजन्स है जिसको ध्यान में रखना होता है। एंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव दैट द विजुअल इंस्पेक्शन डज हाउएवर मेरिट्स special attention because it required the training. As I told you, it is required the skilled labor and that the knowledge of the product and the process as well, कि कौन सा प्रोडक्ट में कहाँ पे क्या लगा हुआ है बेसिकली, तो उसके रिगार्डिंग वो उस एग्जामिनेशन को उस प्रोसेस के थ्रू फॉलो अप करेगा और उस डाटा को रिकॉर्ड करते हुए बाकी पुराने डाटा को कंपेयर करते हुए उसको एग्जामिनेशन किया जाता है। So that is for the numerous kind of a range of the equipment and for the instrumentation. And it is also a fact that the all defect found by the NDT method ultimately must be sustained by the visual inspection, and that can be classified by the direct visual testing and the remote visual testing and the transfluent visual testing. So these are the categories of this particular। अभी तक तो हम लोग एक ही विजुअल टेस्टिंग के बारे में जान रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें तीन तरह के विजुअल टेस्टिंग के बारे में जानने को मिला। दैट कॉल्ड द डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग जो यहाँ पे, और एक रिमोट विजुअल टेस्टिंग जो कैमरे से होती है, ट्रांसफ्लुएंट विजुअल टेस्टिंग जो हम एक अलग तरीके से इसको कहें तो बेसिकली चमक वाला जो चीज़ होता है, मतलब एक तरह से वो तो फ्लूरेसेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफ्लुएंट विजुअल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। एंड द एप्लीकेशन द मेथड इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट
that form including the casting, forging and the weldment. As I told you, these are the major areas from where the entity is totally focused. So many different industry use the basic magnetic particle inspection for determining the component fitness for use. So these are the basic another kind of differentiation, that is for the fitness of the material they are utilizing the magnetic particle, but most of the time we are going for this particular visual testing. So दिस पर्टिकुलर आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट इंस्पेक्शन है, ट्रांसल्यूएंट इंस्पेक्शन है, और एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस, एक तरह से कहें तो रिमोट विजुअल इंस्पेक्शन भी है। तो इसमें चारों तरह के इंस्पेक्शंस आप तीन तरह से इंस्पेक्शन जो वहाँ लिखे होते हैं देख सकते हैं किन किन एरियाज में ये पर्टिकुलर कैमरा है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये भी एक डायरेक्ट नेकेड आई से आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वेल्ड को देख रहे हैं किस तरीके से, और ये भी देखिए प्रिसीजन देख रहे हैं मटेरियल के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये तरह तरह के विजुअल इंस्पेक्शंस हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं मटेरियल्स के ऊपर और तरह तरह के कंपोनेंट्स के ऊपर जो मतलब मटेरियल बन के रेडी होता है बेसिकली, and that the particular visual testing is all about. So next is the liquid penetration testing. As you can see that in the figure there are the various kind of crack which are showing in the red mark on the white background. So this red mark is nothing, it's just a penetrant. Penetrant is like a liquid material which is able to penetrate और कहें तो एक तरह से क्रैक के अंदर जो छिपने वाला अंदर जाने वाला है वो पर्टिकुलर काम जो है वो पेनेट्रेट के थ्रू होता है। सो आई एम जस्ट स्टडी दिस पर्टिकुलर डेफिनेशंस। सो द लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग दिस प्रोवाइड द विजुअल इंडिकेशन ऑफ क्रैक or other defect that contact to the surface of the materials, and this liquid penetrant is primarily used for the non-porous materials as porous materials obscure the evidence of the defect. So the pores और the non-porous material में ये है कि जिस मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो एक लिमिटेशन यहाँ आ गई आपकी कि ये पोर्स मटेरियल के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। So most of the time it is utilizing the non-porous material, and this testing method coats or soak material and that indicating the fluid, and that fluid flow into the opening of the material surface. जो मटेरियल के सरफेस पे ओपनिंग होगी क्रैक के रूप में आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सरफेस प्लेन है और इस प्लेन सरफेस के ऊपर ये ओपनिंग है। ओपनिंग किसकी है? क्रैक की। तो हम जब इस लिक्विड को इसके ऊपर जैसे यहाँ पे स्प्रे किए हुए थर्ड वाले फिगर में आप देख सकते हैं टोटली लिक्विड को स्प्रे किया हुआ है, तो होगा क्या जब इस सरफेस पे आप स्प्रे करेंगे पर्टिकुलरली लिक्विड को तो पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। तो जहाँ पे छेद नहीं होगा वहाँ पे वो जाएगा ही नहीं, और जिन जगहों पे क्रैक होगा वो जाके वहाँ पे बैठना शुरू कर देगा। अब बैठने के बाद क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। तो अभी मोटा मोटी जो हम लोग समझने वाला काम है किस सरफेस पे हम लोग इसको स्प्रे करते हैं, राइट। तो स्प्रे करने से पहले भी हम क्या करते हैं सरफेस को क्लीन करते हैं कि इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ऑयल या फिर कोई ग्रीस तो नहीं लगा हुआ है। उसको साफ करने के बाद हम पेनेट्रेट को अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पूरा, इस पूरे सरफेस को उस लिक्विड से भिगा देते हैं। भिगाने के बाद क्या करते हैं इसको हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए, जिसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, दैट इज कॉल्ड द ड्वेल टाइम। ठीक है, ये टाइम वैसा टाइम होता है जहाँ पे ये लिक्विड को समय दिया जाता है इस तरह के क्रैक के अंदर भरने के लिए, तो वो अपने आप इस क्रैक के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉइड है, ओपन स्पेस है, और इन जगहों पे ओपन स्पेस नहीं है जहाँ पे रेड नहीं दिख रहा है, तो ये इसको अलाउ ही नहीं करेंगे इसके अंदर जाने के लिए। एंड दैट द वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज टू बी क्लैरिफाइड दैट पोरस मटेरियल ऑब्स्क्योर एविडेंस ऑफ द डिफेक्ट। तो पहले से छेद होगा तो वो सब में घुस जाएगा, तो नॉन पोरस मटेरियल के अंदर बेसिकली इसको यूटिलाइज करते हैं। तो थोड़े देर 5-10 मिनट के बाद क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आपके ऊपर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जो पर्टिकुलर पेनिट्रेट होगा उसको हम क्या करेंगे वाइप आउट कर देंगे। ठीक है, वाइप आउट करने के बाद क्या होगा, ये
इसके ऊपर से सरफेस से तो सारा लाल ये जो पेनिट्रेट होगा वो हट जाएगा, लेकिन बच कहाँ जाएगा? जो इन क्रैक के अंदर घुस चुके हैं उनको तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो उनको निकालेगा कौन? उनको निकालने के लिए हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो इस तरह के मटेरियल को ऑब्जर्व कर सके, एंड दैट इज कॉल्ड द डेवलपर। दैट मीन टू डेवलप समथिंग। उसके लिए क्या करते हैं हम? कोई पाउडर को यूज कर सकते हैं, चॉक को यूज कर सकते हैं, जो क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जब स्प्रिंकल करेंगे तो यहाँ पे वो लिक्विड क्या करेगा? उसको सोखेगा, और जब सोखेगा तो अपने अपीयरेंस को वो बता देगा कि कहाँ से सोख रहा है, और वहीं पे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस जगह पे क्रैक अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हर एक फिगर में तरह तरह से, ये एक फ्लूरोसेंट टाइप का तीसरा वाला चौथा वाला जो फिगर है ये पर्टिकुलरली फ्लूरोसेंट टाइप पेनिट्रेंट टेस्ट है, और ये भी सेकंड वाला भी उसी तरीके का है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट है। मेथड बहुत सिंपल है और बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो कि वेल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। So these all are the step-by-step procedure, and that is written here. As you can see, the liquid remaining on the surface is to be removed, and the liquid returned from the crack, and anywhere liquid resurfaces level, so that the defect to be that there are larger defect with the channel connecting to the flour to the surface, and the liquid cannot enter it. And the other method must be used to detect the enclosed the void or the honeycombing. So these all are the point which is identifying the methods of liquid penetration testing. And now we are on the next slide on which this particular test to be performed. आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर क्लीन करने के बाद हम उसके ऊपर डाई को डाल रहे हैं, और डाई का रेड कलर हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये बता सके कि यहाँ पे जो क्रैक था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो अवेलेबल है, तो ये रेड कलर की वजह से होगा। और ये रेड किस पे आएगा? ये वाइट कलर के या येलो कलर के डेवलपर पे आएगा, तो वाइट कलर का डेवलपर होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या? पहले सरफेस को क्लीन करेंगे, ये 3 स्टेप पर्टिकुलरली रिलेट किया किससे? क्लीनिंग प्रोसेस से। देन हम क्या करेंगे? पेनिट्रेंट को अप्लाई करेंगे और ड्वेल टाइम के लिए छोड़ देंगे, दैट इज द ड्वेल टाइम, ठीक है। अप्लाई कर दिया प्रॉपरली, बढ़िया से भिगा दिया, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पेनिट्रेंट, और इसको छोड़ दिया कुछ देर के लिए। और छोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स इसके सरफेस को वाइप आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक्सेस जो पेनिट्रेट होगा किसी कपड़े की मदद से या फोम की मदद से या कॉटन की मदद से, उसके एक्सेस सरफेस को हम रिमूव कर देंगे। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि जहाँ पे क्रैक था वहाँ पे पेनिट्रेंट जो है पहले से जाके छिप गया। अब इसको यहाँ से अंदर निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत फाइन क्रैक्स होते हैं, तो ये यहाँ पे छिप गया। लेकिन अब ये तो हमें साइड व्यू से दिख रहा है ना, ऊपर से अगर देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत फाइन क्रैक है। और ये भी जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये बीच में से कटा हुआ सेक्शन है, ये पर्टिकुलर को हमने काट दिया है एक सेक्शन को, तब ये इसके बीच का पार्ट दिख रहा है इधर से, राइट। तो अब क्या करें? हमें तो ऊपर के सरफेस से पता करना है कि क्रैक है, तो इसके ऊपर ऐसे मटेरियल को डालेंगे लाइक अ डेवलपर, जो डेवलप करेगा इस पर्टिकुलर पेनिट्रेंट को जो उस छेद के अंदर छिपा हुआ है। और जब पेनिट्रेंट ये डेवलपर बेसिकली यहाँ से इस थर्ड पोजीशन पे जाएगा, और डेवलपर को अप्लाई करने के बाद हम वेट करेंगे, और ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये जो लिक्विड है वो उस पर्टिकुलर डेवलपर को सोखेगा, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको पता चल जाएगा कि क्रैक यहाँ पे मौजूद है। एंड दैट इज हाउ इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द वेरियस क्रैक्स, सरफेस क्रैक्स बेसिकली ऑन द मटेरियल और द प्रोडक्ट। और इसमें आप देख सकते हैं 2 तरह के पेनिट्रेंट यूज होते हैं। एक आपका लिक्विड पेनिट्रेंट है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो पर्टिकुलर फिगर ये पहला फिगर और ये डायगोनली फिगर जो दोनों है ये लिक्विड पेनिट्रेंट को डिफाइन कर रहे हैं, और ये दूसरा और तीसरा है बेसिकली डायगोनल में ये फ्लूरोसेंट पेनिट्रेंट को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें एक क्या है? इसमें एक एलिमिनेशन हो गया, जो डेवलपर था उसका यूज़ खत्म हो गया। हम सिंपल 2 प्रोसीजर से फॉलो कर लिए। एक पर्टिकुलर मटेरियल को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर फ्लूरोसेंट पेनिट्रेंट को अप्लाई किया, और डार्क लाइट में या फ्लूरोसेंट लाइट के अंदर जब ले गए तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट जो
पेनिट्रेंट था वो यहाँ पे फ्लोरोसेंट चमकने वाला जो पेनिट्रेंट था वो पर्टिकुलरली यहाँ पे जाके आइडेंटिफाई हो गया और उसके बाद वो वहाँ पे जम के दिखाने लगा. एंड दैट इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई this particular dye penetration test and this particular fluorescent test and the liquid penetration test. And these are the basic advantages and disadvantages which are related to this particular dye penetration test. So you can take this particular and make a notes and I hope कि जितना भी मटेरियल इसमें अवेलेबल है वो आपको समझने के लिए और जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा है और थोड़ा सा किताब से और इस पर्टिकुलर स्लाइड से अगर डाटा को आप ले लेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए दूसरे किसी के नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो परमानेंट एक तरह से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जा रहे हैं पका पकाया दूसरे का नोट्स. तो उस नोट्स के मुकाबले आपका जो बनाया हुआ नोट्स होगा वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा और साथ ही साथ आपके नॉलेज को बेसिकली इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि जब आप अपने से नोट्स को बनाते हैं तो वो आपके सेंसेस में आपके दिमाग में आपके माइंड में आपकी समझ से बनता है. आप दूसरे के नोट्स को लेके या फिर थ्रू द आंसर को लेके अगर आप पढ़ लेते हैं सिर्फ तो वो जस्ट टाइम पीरियड के लिए ही रहता है और वो मूव कर जाता है. लेकिन जब आप खुद से किसी चीज़ को पकाते हैं या खुद से बनाते हैं तो वो आपका लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रहता है.